नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थोड़ी सूफी संतों की बात कर ली जाए। सूफी संतों से बात करने का मुख्य कारण यह है कि कल नहीं 12 तारीख को बीजेपी लखनऊ का जो हेड ऑफिस है इनका राज्य का, उसमें एक सूफी संतों के साथ इन्होंने एक उसको मीटिंग कहेंगे या अधिवेशन कहिए, अधिवेशन टाइप कुछ किया और वहाँ करीब 100 दरगाहों से 200 सूफी लोग पकड़ मतलब लाए गए। मैं पकड़ के लाए गए कहने वाला था, लेकिन माफ कीजिएगा, पकड़ के नहीं लाए गए। भाई सूफी संतों को कौन पकड़ के ला सकता है? वो तो ईश्वर से उनका डायरेक्ट राब्ता होता है, सीधे उनकी कांटेक्ट होता है, तो उनको नहीं। लेकिन 200 सूफी लोग 100 दरगाहों से आ गए। ये जब वहां आए तो उसके बाद इनको ये बताया गया कि इनको मोदी सरकार की नीतियां और स्कीम को देश के अलग अलग भागों में पहुंचाना है। मूल काम इनका ये है। ये भी है कि ये भी स्कीम बनी कि 22 राज्यों में इस तरह की कमेटी बनेगी। ये भी टारगेट किया गया कि यूपी की करीब 10,000 दरगाहें हैं और इन 10,000 दरगाहों में को मतलब चरणबद्ध तरीके से इन सबसे कांटेक्ट किया जाएगा। मुझे देखिए, दरगाह में बहुत से लोगों का जाना होता है। अजमेर शरीफ मैं भी गया हुआ हूँ। दरगाहों में जिसकी मान्यता है, जिसकी मन्नत है, वो बड़ी मान्यता होती है। और ये भी माना जाता है कि दरगाहों में धर्म का भेद नहीं होता है, और ये मैंने देखा भी है। दरगाहों में धर्म का भेद नहीं होता है, लेकिन मूल रूप से दरगाहों में मुस्लिम लोग ज्यादा रहते हैं। उनके जो सूफी होते हैं वो मूल रूप से इस्लाम को मतलब धर्म को मानने वाले लोग होते हैं। और बीजेपी की ये नई कोशिश कि कैसे वो मुस्लिम वोटरों के बीच पहुंचे और कैसे उसमें अपना विश्वास जगाए, ये उस ओवरऑल एफर्ट का नतीजा है। मैं थोड़ी आज इसमें चर्चा, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड है। भारत अपने को इजराइल पैलेस्टीन के बीच जो संघर्ष है उसमें अपने को कहां और कैसे पाता है और कैसे उसको अपने को प्लेस करना चाहिए, इस पे भी बात करेंगे। इस जो ये सम्मेलन हुआ था 12 अक्टूबर को सूफी संतों का, इसके पूर्व भी बीजेपी एक बड़े स्केल पे पसमंदा मुसलमानों के भी कई सम्मेलन कर चुकी है। अब हो क्या रहा है कि बीजेपी मुसलमानों को एज सच तो बीजेपी के बहुत मतलब चाहने वाले नहीं है मुसलमान, तो उनको सेगमेंटाइज कर रही है। उनको अ, का अब उनको एक सेगमेंट पसमंदा बोल रही है, तो कोई सेगमेंट को सूफी संतों के थ्रू अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। ये उनका अपना अच्छा, फिर वो ये भी कहती है कि करीब 85% जो मुसलमान है वो पसमंदा है। मतलब वो इस तरह से वही 85-15 का जो जो कास्ट सेंसस का झगड़ा है वो वहां पे भी है। तो मूल रूप से अगर आप मोटे मोटे तौर पे उसको एक दूसरे से कंपेयर करिए तो भाई 85% लोगों को 15% लोग यहाँ कंट्रोल करते हैं। इसीलिए कास्ट सेंसस ये 15% नहीं होने दे रहा है, ऐसा 85% को लगता है। तो वही बात उनका कहना है। तो इसमें अगर इस तरह से इसको देखिए तो इसमें कोई ऐसी मतलब नई बात नहीं है और नया कुछ वो नहीं है। दूसरा, पसमंदा मुसलमानों का कार्यक्रम, फिर सूफी संतों का कार्यक्रम, एक कार्यक्रम और हुआ था जो आप लोगों को फिर से याद दिला दूं। मैंने इस पे कार्यक्रम किया था, लेकिन फिर याद दिला दूं। एक कार्यक्रम हुआ था, बीजेपी की तरफ से एक इनिशिएटिव शुरू हुआ था, मोदी मित्र सर्टिफिकेट कार्यक्रम। मोदी मित्र प्रमाण पत्र कार्यक्रम, सर्टिफिकेट को प्रमाण पत्र। अब ये प्रमाण पत्र बीजेपी मोदी मित्रों के नाम पे इशू कर रही थी। जुलाई माह में ये हुआ था और उस समय ये कहा गया था कि करीब 5,000 मोदी मित्र प्रत्येक लोकसभा में आइडेंटिफाई किए जाएंगे और उनको ये सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा जो वो अपने यहां उसको लगा के रखेंगे। इसका कारण ये था कि जो बीजेपी की सेल थी उसने उसके अनुसार करीब भारत की 65 सीटें ऐसी हैं जहां पर 30% से ज्यादा मुसलमान हैं और ये भारत के 13 अलग अलग स्टेट में बिखरी हुई हैं। सबसे ज्यादा मतलब जो ये 65 सीटों में जो सीट पूरे भारत में है जहां 30% ज्यादा मुस्लिम है, यूपी में है। यूपी में 13 सीट ऐसी हैं जहां पे 30% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। ये इसमें से ज्यादातर पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। पश्चिम बंगाल में 12, केरल और असम में 7-7 सीट ऐसी हैं जहां पे 30% या उससे ज्यादा मुस्लिम बाहुल्य हैं। बिहार और जम्मू कश्मीर में 4-4 सीट ऐसी हैं। मध्य प्रदेश में 3 सीटें ऐसी हैं। अब जब इनको टारगेट किया गया था, जब मोदी मित्र सर्टिफिकेट देने के लिए, तो ये जरा इसका एक और एंगल भी समझ लीजिए। ये बार-बार कहा जा रहा है, इन सूफी संतों के लिए भी कहा जा रहा है और उस समय मोदी मित्र सर्टिफिकेट योजना में भी कहा गया था
कि ये सदस्य नहीं होंगे बीजेपी के। ये केवल कॉन्टैक्ट लोग होंगे। इसमें भी कहा जा रहा है कि ये सूफी संत लोग सदस्य नहीं बनाए जाएंगे। और उसी तरह से मोदी मित्र सर्टिफिकेट योजना में भी वो नहीं होंगे, ये असरदार लोग होंगे, इन्फ्लुएंशियल लोग होंगे अपने समाज के। अच्छा, एक और चीज गई थी कि इनसे लगातार संवाद होता रहेगा, जो इसमें भी कहा जा रहा है। इस सूफी संत में भी कहा जा रहा है कि संवाद होता रहेगा, किसी की जरूरत होगी तो मंत्री जी जाएंगे, एमपी जाएंगे, पदाधिकारी लोग जाएंगे। उसी तरह से उसमें भी था कि संवाद होगा, और संवाद ही नहीं होगा, मॉनिटरिंग भी होगी, देखभाल। अब मॉनिटरिंग को आप मतलब आप निरीक्षण भी मान सकते हैं, मॉनिटरिंग को आप उनका ऊपर एक नजर भी रखे हुए ये भी मान सकते हैं। तो अब जरा एक मैं आपको गणित समझा दूं। अच्छा, ये शायद मेरे हिसाब से ये बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ है, क्योंकि अगर सक्सेसफुल होता तो अब तक बीजेपी उसका हंगामा मचा रही होती। तो अब एक नया, जिसको कहते हैं एक नया कार्यक्रम आया है। लेकिन उस समय की इसकी जरा आप इकोनॉमिक्स समझ लीजिए। इसमें कहा यह गया था कि असरदार लोग होंगे जो प्रोफेशनली और जिन बिजनेस वाइज, जिनका व्यापार और प्रोफेशनल में जो समाज में कहीं जिनका कोई स्थान होगा, मतलब पैसे वाले मालदार लोग। तो टारगेट क्या था? 65 मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, 5,000 हर क्षेत्र में लोगों को बनाना है। तो कुल कितने हो गए? 3,25,000 लोगों को इस मोदी मित्र सर्टिफिकेट देने की बात थी। और वो अपने यहां डिस्प्ले करेंगे, अपने अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान में या जहां भी काम करते हैं, कि वो मोदी मित्र सर्टिफिकेट। अब एक जरा चीज और सोच लीजिए, अगर ये मोदी मित्र अपनी स्वेच्छा से ये कहें कि भाई मैं, मुझे बहुत पसंद है आपकी नीतियां, और उन्होंने कहा भी, ये काम भी इनका ये था कि मोदी सरकार की नीतियां और पॉलिसीज को, जो पॉलिसीज हैं और जो उनकी अलग अलग योजनाएं, नीतियां और योजनाओं को अपने समाज में पहुंचाना। तो कुछ लोग कह सकते हैं भाई हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो 3,25,000 लोग जो असरदार हैं, जिनके पास माल है, जो जो मॉनिटर किए जा रहे हैं, जिनसे कम्युनिकेशन हो रहा है, अगर वो 10-10 हजार रुपया मान लीजिए अपनी स्वेच्छा से कहें कि नहीं, हम तो भाई इतने खुश हैं कि हमें मोदी में तो सर्टिफिकेट मिला, तो मोदी में सर्टिफिकेट के बदले में हम 10,000 रुपया देना चाहते हैं। तो जानते हैं कितना पैसा हुआ? 3,25,000 लोगों से 325 करोड़, मात्र 325 करोड़ रुपए हो जाएंगे। तो उसका एक एंगल ये भी था। मैं आगे नहीं बोलूंगा, आगे आप लोग खुद समझदार हैं। अब यहां पे फिर मूल प्रश्न ये है कि जो बात अभी उठाई जा रही है सूफी संत सम्मेलन में, पसमंदा में, क्या ये सही में समता या समरसता की बात कर रहे हैं? ईमानदार हैं, नियत साफ है कि ये समता या समरसता की बात है, सबका साथ सबका विकास। पहली चीज ये है, जो मुझे लगता है कि आज जो मुस्लिम समाज जिससे जूझ रहा है और जो उसकी पहली दिक्कत है, वो ये उसको ऐसा, मतलब मेरे भी जो दोस्त मित्र हैं उनको टारगेट करना बंद कर दिया जाए। उनको ऐसा लगता है कि दे आर बीइंग टारगेटेड, एक कम्युनिटी विशेष के होने की वजह से उनको टारगेट किया जा रहा है। देखिए, दूसरी बात यह है कि उनकी भागीदारी तो कहीं है नहीं, आश्वासन है केवल। आश्वासन किस बात का? कि भाई हम तुम्हें मॉनिटर करेंगे, तुम लोग हमारी पॉलिसीज लेके जाके, क्या पॉलिसीज ले जाके बताएं, कौन सी पॉलिसी बताएं? क्योंकि अगर आप सही में उनकी भागीदारी चाहते हैं, तो आपने हाल के चुनाव में, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो कोई चुनाव, आपने कितने टिकट दिए, कितने उम्मीदवार बनाए? अगर वो 15-16% की आबादी है, तो क्या आपने 15-16-17% लोगों को टिकट दिए? आपने कितने जजेस नियुक्त किए? भाई, जज तो आप नियुक्त करते हैं, आप अपने पास फाइलें रखे रहते हैं, सालों रखे रहते हैं। जस्टिस कुरैशी का सबको याद है। जस्टिस कुरैशी क्यों नहीं बनाए गए थे? इसका कारण स्पष्ट है। आपने कितने, क्योंकि ये मैं उन जगहों की बात कर रहा हूं जहां आप डिस्क्रिशनरी अपॉइंटमेंट करते हैं, जहां कॉम्पिटिशन नहीं है, जहां आपको अच्छा लगता है। कितने वाइस चांसलर आपने मुस्लिम बनाए? कितने चेयरमैन या मेंबर आपने अलग अलग आयोग, अलग अलग मतलब कॉरपोरेशंस के आप चेयरमैन बनाते हैं, मेंबर बनाते हैं, आपने कितने बनाए? और जो राहुल गांधी का एक सवाल था कि 90 में से 3 ओबीसी ही सेक्रेटरी हैं, कितने सेक्रेटरी मुस्लिम हैं? क्योंकि यूपी जो माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष हैं वो साफ हैं। ये बात बार बार कही जा रही है कि सूफी लोग बीजेपी ज्वाइन ना करें, पर संवाद रखें जिससे आम मुस्लिम तक हम पहुंच जाए। और एक नया नारा भी दिया गया, मैं इसके बाद फिर आऊंगा। नया नारा क्या दिया गया है? ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। किसकी हिम्मत होगी ये कहने की कि नारा गलत है, ये नारा खराब है? सभी को कहना होगा।
ना दूरी है, ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। लेकिन भाई की पोज़ीशन जिस समाज से आप बात कर रहे हैं उसमें कहिए कि वो भाई है, उसकी पोज़ीशन क्या होती है? उस भाई का मतलब वो समाज ठीक से समझता है। भाई हैं, ठीक है? आपको ये मालूम है कि ब देश के अल्पसंख्यक मंत्री कौन है? मतलब माइनॉरिटीज़ मिनिस्टर जिसको कहते हैं। माइनॉरिटीज़ वेलफेयर शायद उसका नाम है मिनिस्ट्री का, माइनॉरिटीज़ वेलफेयर मिनिस्टर। जनरली ये भी कहा जाता है माइनॉरिटीज़ का मतलब मुसलमान नहीं होता है। माइनॉरिटीज़ में सिख जैन, ईसाई अ, ये सब आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कौन है माइनॉरिटी मिनिस्टर? आपको सुन के ताज्जुब होगा। स्मृति ईरानी जी। कितने सुंदर वचन बोलती हैं, कितना मरहम लगाने का काम करती हैं, कितना जब कहीं कोई मतलब किसी लड़की का, किसी दलित का, किसी अल्पसंख्यक समुदाय के साथ अत्याचार होता है तो तुरंत जाके कितनी तत्परता से वो खड़ी हो जाती हैं। ये हम सब ने देखा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए एक और चीज़ है, या तो उनको पारसी होने की वजह से बनाया गया है, अगर पारसी होने की वजह से बनाया गया है तो ये थोड़ी जाती है। वो कहती हैं कि मैं बॉर्न हिंदू हूँ और मैंने पारसी से शादी की है लेकिन मैं वो हिंदू ही धर्म को मानती हैं। कहती है मेरे हस्बैंड अपना धर्म मानते हैं, मैं अपना धर्म मानती हूँ। तो वो अपना धर्म नहीं बदली, वो हिंदू ही मानती हैं। लेकिन अगर चूँकि उनके हस्बैंड का धर्म ईरानी है मतलब पारसी है और इसलिए कर रही हैं तो ये मुझे नहीं मालूम क्योंकि इस सरकार में बहुत से लोग थे। पुरी साहब थे एक मंत्री, अल्पसंख्यक उससे आ रहे थे समुदाय से। भाई मुसलमान तो आपने कोई मंत्री ही नहीं बनाया, ना कोई एमपी बनाया, ना मंत्री बनाया, तो मुस्लिम तो नहीं हो सकता है। लेकिन सिख समुदाय से आप कर सकते थे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कुछ मंत्री लोग जैन हैं, लेकिन हिंदू जैसे है, ठीक है, जैन को कर सकते थे। क्योंकि 1-2 चीज़ें आपको बता दें, जो मौलाना आज़ाद के नाम पर ये माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री जो थी, बहुत कार्यक्रम चलाती थी, पढ़ाई-लिखाई के, स्किल डेवलपमेंट के। जाके आप खुद पूछ लीजिए, पता कर लीजिए कि वो कार्यक्रम बढ़े हैं, कम हुए हैं, ज़्यादा लोग अब उससे फ़ायदा ले रहे हैं कि अब कम हो गया है। एक चीज़ और देख लीजिए, एक चीज़ ये देख लीजिए क्योंकि अगर आपको सही में मुसलमानों को टारगेट करना है, उनको लगता है उनको मेन स्ट्रीम में लाना है, तो एक आप 2-4 काम कर लीजिए। मुसलमान आपके स को लगेगा कि नहीं, नहीं ये सरकार हमारी भी है। जो मुसलमानों के मोहल्ले, उनकी बस्तियाँ हैं, वहाँ की जाके सड़कें ठीक करवा दीजिए, सिर्फ़ सड़कें। वहाँ जो सड़कों की मरम्मत होनी है, वहाँ के स्कूल और जो स्वास्थ्य वाला अस्पताल है पीएचसी, सीएचसी उनको ठीक करवा दीजिए। वहाँ के सरकारी स्कूल ठीक हो जाएँ, बच्चों को एडमिशन मिलने लगे, वहाँ की सड़कें ठीक हो जाएँ। ये ज़रा जाके हालत देख लीजिए किसी भी शहर में मुस्लिम बाहुल्य जो इलाका है और जो दूसरे इलाके हैं, उनके रख-रखाव में आप डिफरेंस खुद देख के बताइए। और कुछ लोगों को मुझे लगता है कि अगर आपको इस समुदाय को मेन स्ट्रीम में अपने साथ लाना है, ये संदेश देना है कि वहाँ कोई भेदभाव नहीं है, तो फिर मनु मनीषा जैसे लोगों को से आपको अपनी दूरी बनानी होगी। मान लीजिए ठीक है, समाज के इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन वो आप द्वारा ये प्रायोजित ना लगे। नूपुर शर्मा ऐसा ना लगे कि आपको बाद में कहना पड़े वो हमारी फ्रिंज एलिमेंट थी। आप इस तरह के लोगों कि लोगों से ज़्यादा इस तरह के लोगों की हरकतों को बढ़ावा देने का काम ना करें। अब मैं थोड़ा 2 मिनट में आपको ये जो इज़राइल पैलेस्टीन युद्ध चल रहा है, उस पे भी इसलिए कर दूँ क्योंकि वो ये सारी चीज़ें एक-दूसरे से रिलेटेड है। इज़राइल और हमास को हिंदू-मुस्लिम का स्ट्रगल नहीं है। पहले समझ लीजिए इज़राइल क्या है? भाई इज़राइल जूस हैं, जूस ये मान का वो है कि भाई जेरूशलम उनका जो अ, जहाँ पे उनके पहले भगवान आए थे, वो जगह वो है, उनका जन्म स्थान है। इसलिए उसको बहुत पवित्र और मानते हैं, वो वहीं वहीं पे रखना में इसलिए 1947 के बाद वहाँ जब इज़राइल को वो हिस्सा दिया गया और फिर उसमें यूएन के ओवरऑल सुपरविज़न में वहाँ कहा गया कि भई इसमें जूस रहेंगे, इसमें पैलेस्टीन्स रहेंगे, वो हिस्से को हुआ, गाज़ा पट्टी हो या कुछ उस हिस्से का पूरा। हमास क्या है? हमास साफ-साफ एक मिलिटेंट ग्रुप है। वो मिलिटेंट ग्रुप किसी भी आतंकवादी किसी भी धर्म में हो सकता है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, किसी में भी वो हो सकते हैं। पैलेस्टीन क्या है? पैलेस्टीन वो फिलिस्तीनी हैं जो वहाँ बरसों से रहते थे और जिनको जब जब यूएन का ये हुआ तो उनको ये कहा गया कि करीब मैं मेरी फिगर्स में अंदाज से बोल रहा हूँ, शायद 57% जो वहाँ का लैंड था, वो उसपे फिलिस्तीन रहते थे को दिया गया यूएन के सुपरविजन में
और करीब 43-44% इज़राइल को दिया गया। आज स्थिति ये है कि पैलेस्टीन जो फिलिस्तीनी लोग हैं उनके पास 20% रह गया है, कंट्रोल इज़राइल का 80% पे हो गया है। और पैलेस्टीन और हमास एक नहीं है, वो 2 अलग-अलग ग्रुप हैं। फिलिस्तीनी वहाँ के मूल रहने वाले लोग हैं, हमास एक मिलिटेंट ग्रुप है। मैं एक बात और बता दूँ इसलिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे यहाँ बहुत ये हो रहा है ना कि हम इज़राइल के साथ खड़े हैं और दाँत खट्टे कर देंगे पैलेस आपके ट्रेडिंग पार्टनर कौन है ये ज़रा समझ लीजिए। और भारत की जो ऑफिशियल पोज़ीशन है, उसमें चेंज हुआ है। जब मोदी जी ने पहले तुरंत जैसे ही हुआ उन्होंने तुरंत कहा कि हम इज़राइल के साथ हैं। फिर नेतन्याहू का उन्होंने कहा फ़ोन आया मैंने कहा वी आर स्टैंडिंग विथ यू। लेकिन भारत के मंत्रालय की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है उसने कहा है कि हम बहुत पुरानी हमारी हिस्ट्री है। हम पैलेस्टीन के साथ रहते थे, हम पैलेस्टीन के साथ हैं। पैलेस्टीन से हमारे बहुत अच्छे संबंध। मैं एक चीज़ और बता दूँ, जो हिंदुस्तान के पहले 5 ट्रेडिंग सबसे बड़े पार्टनर हैं। ट्रेडिंग पार्टनर जहाँ से हमारा व्यापार सबसे ज़्यादा होता है, 5 सबसे बड़े देश, उसमें 2022-23 की फिगर मेरे सामने है। यूएसए से हमारा ट्रेडिंग जो मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों मिला के $118 बिलियन, चाइना $104 मिलियन, तीसरे नंबर पे यूएई है, $78 मिलियन, चौथे पे सऊदी अरेबिया है, $48 मिलियन और 5वें पे रशिया है, $44 मिलियन। भार जो हमारा भारत का कुल ट्रेड के जो पहले 5 हैं, उसमें 2 सऊदी अरेबिया और यूएई हैं, जो 2 मुस्लिम राष्ट्र हैं। इज़राइल जिसके साथ हम हमारे कुछ नेता बहुत बेकरार होके खड़े होने हैं, वो पहले 25 में भी नहीं है। वो पहले 25 में भी नहीं है। कोई बिज़नेस सेंस नहीं कहता है कि आप अपने बड़े बिज़नेस अगर मान लीजिए इसको केवल व्यापार की ही दृष्टि से देखें, जैसे अमेरिका देखता है। उसको दोस्ती दुश्मनी से मॉरलिटी से कोई मतलब नहीं, जहाँ व्यापार वहाँ उसका मतलब। तब भी ये इट इज़ नॉट अ प्रूडेंट डिसीजन। आपका 3 नंबर और 4 नंबर का जो पार्टनर है, वो मुस्लिम देश है और इज़राइल पहले 25 में भी नहीं है। इज़राइल और इस समय जो अटैक हुआ है इज़राइल के ऊपर हमास द्वारा, उसके बाद जब इज़राइल उनको मार रहा है, उसने जो लार्जर जो मुस्लिम डिवाइड पूरी दुनिया में था, उसको कहीं ये यूनिफाई करने का काम इज़राइल की हरकत कर रही है। अब अमेरिका भी कह रहा है कि भई आप टेबल पे बैठ के शांति से निपटाइए। क्यों मैं कह रहा हूं कि यूनिफाई करने का काम कर रहा है? ईरान जो शिया समुदाय की सबसे बड़ी कंट्री थी, सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेटिव कंट्री है, वो भी पैलेस्टीन के सपोर्ट में। पैलेस्टीन जो मूल रूप से सुन्नी मुसलमान है। तो ये लार्जर क्वेश्चंस हैं। इनको सिर्फ इसलिए कि यहां शायद चुनाव में फायदा हो जाए, हम हिंदू मुस्लिम कर लेंगे, इस नजर से मत देखिए। सेंसिटिव चीजें हैं। पैलेस्टीन से हमारी बहुत पुरानी दोस्ती रही है। पैलेस्टीन को साथ रखिए। इज़राइल के साथ अगर गलत हुआ है तो बिल्कुल उसमें आप इंटरवीन करिए, लेकिन पैलेस्टीन को गाली देते हुए नहीं। आपका एक पुराना मित्र है, एक नया मित्र है, दोनों मित्रों को भी सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। लेकिन ये कहना कि इज़राइल सही है और पैलेस्टीन गलत है, ये मेरे ख्याल में ठीक नहीं रहेगा। और दूसरा जो मैंने शुरू में जहाँ जो बात कही थी, अ, अगर बीजेपी को मुसलमानों का वोट चाहिए, तो कथनी करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।